नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के उदाहरण 9 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये √3 जो है क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए किसी संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए जो है पहले उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर वो संख्या जो है परिमेय संख्या के मापदंड पे जो है खरा उतरता है तब तो ठीक है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर वो संख्या जिसको हम लोग परिमेय संख्या माने हैं और वो संख्या जो है परिमेय संख्या के मापदंड पे खरा नहीं उतरता है तब जो है वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा या फिर वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो चलिए इसी तरह से जो है √3 को भी जो है मान लेते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए हल माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब क्या होगा, तब √3 बराबर होगा P/Q। परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो क्या होता है, तो P/Q होता है। अब देखिए ये P/Q है क्या, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ, और यही कंडीशन है यहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नहीं है 0 का। ये Q जो है 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हैं कि तथा Q बराबर नहीं है 0 का। यहाँ देखिए साथ ही P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि √3 और क्या होगा, तो P/Q। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि इसको जो है हम मान चुके हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब देखिए P और Q है क्या, तो ये P और Q जो है पूर्णांक संख्या है और ये Q बराबर 0 भी नहीं है, मतलब ये कंडीशन है परिमेय संख्या का। और उसके साथ साथ जो है ये P और Q में जो है एक के अलावा जो है कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड भी जो है नहीं है। मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में जो है एक गुना रहता है, तो एक के अलावा जो है कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसमें नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये P और Q क्या है, तो साभाज्य संख्या है जिसके बीच जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर मतलब कितना, तो 3 बराबर P²/Q²। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 3Q² बराबर P²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। अब देखिए इसी को जो लिख सकते हैं कि P² बराबर 3Q²। अब देखिए कि ये P² जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, तो देखिए P² में जो है 3 से भाग देते हैं। P² में 3 से भाग देंगे तो इसको जो लिख सकते हैं कि P² बराबर 3Q²/3, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो P²/3 कितना आ रहा है, तो Q² आ रहा है। तो ये P²/3 जो है 3 से जो है पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P भी जो है 3 से डिवाइड होगा। तो इसको जो लिख लेते हैं, देखिए यहाँ 3 P² को
3p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसीलिए 3p को भी विभाजित करेगा। ये जो है प्रमेय है, p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको याद कैसे रखिएगा, तो देखिए मान लेते कि कोई संख्या x² है, इसमें जो है हम लोग 5 से भाग दिए हैं और ये 5 जो है x² को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। और विभाजित करने के बाद आता है, मान लेते हैं कि कोई संख्या m आता है, कोई पूर्णांक संख्या m आता है, तो ये 5 जो है x² को जो है पूरा पूरा विभाजित कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 जो है x को भी जो है पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इस बात का जो है पूरा पूरा गारंटी है कि अगर ये 5 जो है x² को विभाजित कर देता है तो ये 5 जो है x को भी जो है विभाजित करेगा। अब देखिए कि ये 3 जो है p को जो है विभाजित कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए, फिर माना कि इसका मतलब ये हुआ कि ये p जो है किसके बराबर है, तो 3m के बराबर है। यहाँ पर m क्या है, तो m जो है यहाँ m एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर जो है p बराबर हम 3m क्यों माने हैं, तो ऐसा इसीलिए हम माने हैं क्योंकि ये p जो है 3 से कट रहा है, तो इसीलिए जो है 3 के गुणांक का जो है कोई संख्या ले लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर 3m लिए हैं, m क्या है, तो एक पूर्णांक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, p² बराबर 3m का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, तो p² बराबर 9m का स्क्वायर, और p² बराबर कितना आया है, तो 3q² आया है, बराबर 9m का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 तिया कितना होगा, तो 9, तो इसको जो है पर लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको जो है लिख सकते हैं, यहाँ देखिए q² बराबर 3m²। अब देखिए कि ये q² जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है। कैसे, यहाँ देखिए अगर हम q² में 3 से भाग देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा, तो ये q² बटा 3 कितना आएगा, तो m² आएगा, जैसे कि पहले बताए थे। यहाँ देखिए इस तरह से q² में अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो q² कितना है, तो 3m², तो 3m² बटा क्या होगा 3, मतलब ये 3 से जो है पूरा पूरा कट रहा है। और ये m पूर्णांक है, पहले ही मान चुका है कि m एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर m² भी आया है, तो m² क्या होगा, तो एक पूर्णांक होगा। तो इसको जो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3q² को विभाजित करता है, इसीलिए विभाजित करता है, इसीलिए 3q को भी जो है विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। इस बात का पूरा पूरा गारंटी है, करेगा। अब देखिए कि ये p और q जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p और q के बीच जो है एक के अलावा जो है कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। 3 जो है दोनों को काट रहा है, इसीलिए जो है 3 जो है दोनों का क्या होगा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और हम लोग माने हैं कि p और q में जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर जो है p और q के बीच जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मान्यता जो है गलत है कि √3 जो है परमेय संख्या है। मतलब √3 क्या होगा, तो परमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात √3 जो है एक अपरमेय संख्या होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए चूंकि 3 p और q दोनों को विभाजित कर देता है, विभाजित कर देता है, इसीलिए p और q में एक के अलावा 3 भी क्या होगा,
तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ, 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अब देखिए, लेकिन हम लोग क्या माने थे कि P और Q में जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिख लेते हैं कि लेकिन हमने माना है कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, चूंकि 3 जो है P और Q दोनों को विभाजित कर देता है, इसीलिए P और Q में एक के अलावा 3 भी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन हमने क्या माना था, लेकिन हमने माना है कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है विरोधाभास मिलता है, मतलब जो हम लोग माने थे उसके विरोध जो है हमें जो है रिजल्ट मिलता है। तो इसको जो लिख लेते हैं कि इस प्रकार यहाँ हमें एक विरोधाभास क्या मिलता है, तो तथ्य मिलता है। अर्थात ये हुआ कि हमारा मान्यता क्या था, तो गलत था कि √3 जो है क्या है, तो परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः हमारा मान्यता क्या है, तो गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। अर्थात ये हुआ, √3 परमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात √3 परमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं, देखिए कि अतः फाइनली √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है ये प्रूव हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।